गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जिसे जिसमें क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं। तो मेल में अलग बनेगा, मेल में जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तब तक मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है ह्यूमन केस में। बताओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गैमीट्स। भाई 46 क्यों बोल रहे हैं, गैमीट्स में रिड्यूस हो जाता है नंबर, हाफ, 23 पेयर्स नहीं, 23 सिर्फ। जब गैमीट बनते हैं ना तो 23 जो है मेल गैमीट में होते हैं, 23 फीमेल में, तब आके जाके ये फिर से 46 हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल में। देखो इतनी सिली मिस्टेक मत करिए भाई, ये तो बिल्कुल नहीं आपको गलत होना चाहिए था। हम्म, कुछ कुछ स्टूडेंट गलत गलत बोलते हैं, है ना, अब आगे नहीं होना चाहिए गलती। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट गेमेटोजेनेसिस, जिसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस समझेंगे। मैं थोड़ा सा करवाऊंगी और नहीं तो आपको बर्डन लगेगा। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में यानी क्या बनना है, स्पर्म बनना है, हैप्लॉइड होता है, एन नंबर होता है, 23 क्रोमोसोम इसके अंदर होंगे। तो पूरा एक जो साइकिल रहता है इसका, क्या होता है, मेल बॉडी के अंदर सबसे पहले एक सेल, जैसे ही मेल की प्यूबर्टी आती है, किशोर अवस्था आती है, तो उस समय पे क्या होता है, एक सेल जिसे हम कहते हैं दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को आप गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल या स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी कि माइटोटिक माइटोसिस होगा। तो पहले बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या होगा इसके अंदर, मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक यानी मियोसिस होगा। तो जब मियोसिस होता है तो नंबर रिड्यूस हो जाता है। फिर यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आगे चलकर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है विच इज कॉल्ड स्पर्मेटिड। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं। और लास्ट में स्पर्मेटिड के बाद स्टूडेंट यहाँ पे स्पर्म बन जाता है। स्पर्म को एक और नाम दिया गया है दैट इज स्पर्मेटोजोआ, उसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपने ध्यान से समझना है एक एक चीज। देखो पूरा प्रोसेस जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने तक का है, उसे पूरे को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब जब जो है सेकेंडरी, यहां से लेके, देखो ध्यान दो यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक का, यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्म तक बनने का जो प्रोसेस है, आधा यहां से आगे सिर्फ, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, मेच्योरेशन हो रही है इसकी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, यानी कि मेच्योरेशन को यहाँ पे एक टर्म दी गई है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। तीन टर्म, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, मेच्योरेशन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ये स्पर्म किसके अंदर बनेगा, सामनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा, जब मैंने टेस्टिस के स्ट्रक्चर के अंदर। तो अब ये स्पर्म जो है यहाँ से बाहर भी निकलेगा, तो इसका ये जो रिलीज बाहर निकलना है, इसको बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। तीन टर्म्स हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस मेच्योरेशन, और release of sperm from seminiferous tubule is स्पर्मिएशन। ठीक है, यहाँ पे इसका हेड रीजन जो है, पूछा जाता है कि जो हेड रीजन है इसका क्या रोल होता है। तो आपको याद रखना है कि हेड में इसके क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्पर्म के हेड में होता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, सॉरी एक्रोसोम, ये जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। ये क्या करता है, मान लो ये एग सेल है और यहाँ पे ये जो है स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये एक्रोसोम है। तो ये एक्रोसोम अंदर जाने में, ओवा के अंदर जाने में मदद करता है, यानी इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम रिलीज हो जाते हैं और ओवा के यहाँ वॉल को तोड़ते हैं और अंदर
न्यूक्लियस को पुश करते हैं। नेक रीजन इसका छोटा सा होता है और मिडल पीस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही हूँ, आप देखेंगे कि एक यहाँ पे मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं जो एनर्जी का सोर्स होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आया भी था कि एनर्जी जो है, एनर्जी कौन से या माइटोकॉन्ड्रिया किस हिस्से में होते हैं, आपको ध्यान रखना है मिडल पीस ऑफ द स्पर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में इसकी टेल होती है और टेल का काम होता है इसको मोटाइल बनाना, क्योंकि आपको पता है स्पर्म को जो है वो पूरा पाथ ट्रेवल करना होता है और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है। ओके, अब ये था आपका कल जो साइकिल का कंसेप्ट था कि स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, कैसे जो है 64 यहाँ पे स्पर्म बनेंगे। देखिए क्या होता है, जो स्पर्मेटो, आप मुझे एक बार एक स्टूडेंट वॉइस पे बता दो, क्लियर है आपको, क्लियर दिख रहा है और मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है? वॉइस पे बताना अपना माइक ऑन करके। क्लियर है मैम। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था में क्या होता है, पहला इसमें डिवीजन होता है माइटोसिस। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। तो उसके बाद फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, देखो आगे 1 से 2 इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, आपको यहाँ पे नोटिस करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे चलकर देखो यहाँ पे कितने जो है आपके पास क्या बन रहे हैं, 4 स्पर्म सेल फाइनली बन रहे हैं। तो ये जो 4 स्पर्म सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये एक यहाँ से एक सेल के बन रहे हैं और ऐसे ही सेल्स 4 सेल्स को कंसीडर किया जाता है। आपको नंबर याद रखना है कि 64 टोटल नंबर यहाँ पे बनते हैं। अब जो लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, स्पर्मेटोजोआ, तो इसी को जो है स्टूडेंट स्पर्म कहा जाता है, दूसरा नाम है, और जो कि क्या एक्ट करता है, मेल गैमीट एक्ट करता है, राइट। और इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। कल मैंने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस मेल में, स्पर्मेटोजेनेसिस ooजेनेसिस जो है फीमेल में होता है। मैंने और फ्लो चार्ट बनाया है स्टूडेंट, और आपको इजी करने के लिए, जिसमें मैंने एक स्पर्मेटोजेनेसिस टर्म क्लियर करी थी कल, एक मैंने स्पर्मियोजेनेसिस दूसरी टर्म करी थी क्लियर, और एक आपके लिए मैंने स्पर्मिएशन टर्म बताई थी जो रिलीज आउट होती है। पूरी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, आपको ध्यान देना है कि जैसे क्वेश्चन डीप डालना हो, अगर मैं बताऊं कि आपको बहुत डीप क्वेश्चन जो कि आगे चल के कमीशन वगैरह में, तो देखो आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा डिवीजन होता है, तो मियोसिस होता है यहाँ पे, फर्स्ट मियोसिस। माइटोसिस होता है कि मियोसिस होता है? एक लड़की ने मेरे से डाउट भी पूछा था मियोसिस और माइटोसिस के बारे में, तो डाउट सेशन जब हम लेंगे यूनिट के बाद तो मैं जरूर आपको वो क्लियर करूंगी। अब देखो स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे आपको हार्मोनल कंट्रोल का फ्लो चार्ट दिख रहा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर टैट, आपको आगे काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि हार्मोनल कंट्रोल वाला क्वेश्चन नहीं आता, बस इतना यहाँ से आते हैं हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन होते हैं बस उनका कंसेप्ट आता है, वो मैंने करवा दिया है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ इतना है कि क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो है, उसके जो है इंटीरियर पोर्शन से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करती है, एक्ट करती है लेडिंग सेल्स पे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। ये आगे जो है क्या करती है, ये सम फैक्टर्स, यहाँ पे आर भी होगा, कुछ फैक्टर्स को रिलीज करती है जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, और यहाँ पे लीडिंग सेल्स पे एक्ट करती है। तो आपको बताया था कि एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है और एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। थोड़ी सी छोटा सा कंसेप्ट है, अगेन मैंने स्पर्म के बारे में आपको बता दिया, फंक्शंस भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए स्टूडेंट, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ है इन्होंने यूट्रस की वॉल के बारे में, कि यूट्रस की वॉल पहले दिन पे, जब ये जो थोड़ा सा आपको फ्लो दिख रहा है ना, मैं पहले यूट्रस की वॉल पे ही फोकस करती हूँ। जो आपको ये फ्लो थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पे ये ब्लड फ्लो जो है वो शो किया गया है, ब्लड का फ्लो, कि क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग टाइम होता है 1 से 5 दिन के बीच में ये ब्लीडिंग रहती है, और आप देखते हैं जब 28 के बाद 29 वाला डे आता है तो ये ब्लीडिंग होना शुरू होती है। और ये जो वॉल थी,
ये थिन हो जाएगी, ये टूट जाएगी यहाँ से, ये मोटाई है इसकी, ये देखो कितना थिक है यहाँ पे। बस यहाँ पे ये बताया हुआ है, ज़्यादा डीप आपने नहीं जाना। एक क्वेश्चन देखो अब, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी चली होती है, तो देखो स्टूडेंट, जब ओव्यूलेशन होता है तो सबसे हाई ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, जब यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुकी है उसके बाद हाई है इसका नंबर। कब होता है हाई? जब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा होता है। आपको ये वर्ड याद रखना है स्टूडेंट, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ओवरी है और ओवरी से एग बाहर निकल गया है। यहाँ पे जो चीजें बची, जिससे जो है एग बाहर आ गए, बाद में जो रेजिड्यू बचा वो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको बनने में मदद करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टूडेंट। फेजेस आपको ध्यान में रखनी है, ये फॉलिकुलर फेज है। ल्यूटियल फेज कब होती है? ओवुलेशन के बाद होती है, और मेंसेस से पहले होती है, ब्लीडिंग से पहले होती है। ये जनरल सी चीजें। एक पीडीएफ हमारे पास ये था, मैं दूसरी पीडीएफ भी आपको ले चलती हूँ। सेकेंड पार्ट ये इसके बाद का पार्ट हमारा जो है वो इस पीडीएफ में है। अब जो है हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फीमेल में जो ये एग सेल का बनना है, कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया था इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, पोलर बॉडीज बनती हैं, है ना, पोलर बॉडीज। और यहाँ पे टैड में एक टर्म आई थी, दैट इज पोलोसाइट। तो पोलोसाइट जो है वो पोलर बॉडीज को ही बोलते हैं, और ये बाद में डीजेनरेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक है। एक ही ओवम बनता है एट लास्ट, ठीक है, एक ही ओवम बनेगा एट लास्ट, और वही फंक्शनल होता है, एक ओवरी में एक बनता है, ठीक है जी। अब oogenesis की ये सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि फीटल बॉडी में क्या बनता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बिल्कुल इजी करके, ताकि जो कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था वही आप इसको देख सकते हो, फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो। oogenesis जो है एम्ब्रियोनिक्स डेवलपमेंट में कल बता चुकी हूँ मैं, ये तभी इनिशिएट हो जाता है, और आफ्टर बर्थ जो है oogonia नहीं बनते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वही चीजें जो कल मैंने बताई थी कि कितने ये 60,000 to 80,000 मैंने आपको बताया था, सारे कंसेप्ट हम कल कर चुके हैं ना। अब जो एग सेल होता है ना स्टूडेंट, ये है एग सेल का डायग्राम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इसकी स्टूडेंट कहाँ से क्वेश्चन आता है टैट में, लेयर से क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे लेयर? ये आपको एक दिख रहा है कोरोना रेडिएटा, दूसरा जोना पैलिसिडा, ये दो इंपॉर्टेंट लेयर होती है एग सेल की, या जिसे हम देखो ओवम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ओवम को हम एग भी बोलते हैं, इसको हम ऊटिड भी बोलते हैं, इसको हम ओवा भी बोलते हैं, अदर नेम है सारे इसके, ठीक है। दो लेयर्स के बारे में बात करेंगे, तो पहले आपको पता होना चाहिए बाहर वाली कौन सी है और अंदर वाली कौन सी है। तो कोरोना रेडिएटा बाहर है, उसके बाद जोना पेलिस्यूडा है। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि जो स्पर्म है वो कौन सी लेयर में जाता है, पर सबसे आगे मैंने आपको बताया था एक्रोसोम होता है। ये जो है यहाँ पे एंजाइम रिलीज करता है, और यहाँ पे फिर ये किस में हेल्प करता है, इससे जो है न्यूक्लियस यहाँ जाएगा, और जो ओवम का न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। ये आपको लेयर्स वाले क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखने हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं स्टूडेंट। मिनार्क क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आती है। मेनोपॉज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। एमिनोरिया होता है एबनॉर्मल स्टॉपेज, मतलब कि जब नॉर्मल फीमेल का पीरियड है, मतलब मान लो 30-32 साल की कोई लेडी है, उसमें एबनॉर्मल स्टॉपेज हो जाता है मेंसेस का, ठीक है। मेनोलिप्सिस होता है टेम्पररी स्टॉपेज, कुछ टाइम के लिए नहीं आ रहे हैं पीरियड्स किसी को। और मिनोरिया होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, नॉर्मल जो है मेंस्ट्रुएशन फीमेल में हो रहा है। नाउ दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने फिलिप्स डाले हुए हैं यहाँ पे जानबूझ के, ताकि इनको आप खुद करें, ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में भी पूछूंगी। अभी हमने डिस्कस किया कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है कौन सा हार्मोन, बताइए। मैंने आपको बोला था कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा, और अभी मैंने बताया, जल्दी से वॉइस पे बताएंगे माइक ऑन करके। प्रोजेस्टेरोन। हाँ जी, बिल्कुल सही, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, बिल्कुल करेक्ट। ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है, मैंने कल करवा चुकी हूँ। ब्लीडिंग इज ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन, तो यूट्रस की कौन सी मेम्ब्रेन, ये भी कर चुके हैं। अब मैंने आपको बताया एलएच कब हाई होता है, ये भी हम कर चुके हैं। फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इसी क्वेश्चन से कोरिलेट कर रहा है। तो फिलअप मैंने यहाँ पे जानबूझ के डाले आपको प्रैक्टिस के।
नहीं किसी को कोई फिलअप आएगा, देन आस्क मी। आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पे ये स्पर्म है, ये एग सेल है, दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है जो कि 2n रहता है, और ये हैप्लॉइड होते हैं। नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है। बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं स्पर्म के। जब स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करता है तो उसके लिए, एक तो कॉल करने से नहीं हटते ये। बैरियर्स क्या होता है, एक तो थिक एंडोमेट्रियम होती है, यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल थिक रहेगी। एसिडिक पीएच होगी वेजाइना की। फैगोसाइट्स, देखो फैगोसाइट्स ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो बाहर से आने वाले फॉरेन चीजों को किल करते हैं। तो स्पर्म के लिए भी, वो स्पर्म भी फॉरेन पार्टिकल है, हो सकता है उसको किल करे, तो यहाँ पे फेगोसाइट्स भी स्पर्म को किल करने में रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके बाद कंपटीशन, कल मैंने आपको बताया था कि मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म जब रिलीज होते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन भी रहेगा। एक्रोसोमल रिएक्शन, अब मैंने आपको बोला था कि एक्रोसोम जो है वो यहाँ पे एंजाइम रिलीज करेगा। ये एंजाइम का नेम एक लिखा हुआ है, दैट इज हाइलुरोनिडेज एंजाइम यहाँ पे। और ये कोरोना की सेल्स को जो है वो डिसॉल्व करता है, यानी तोड़ता है। ज़ोना पेलुसिडा इज अ लेयर ऑफ ओवम चेंजेस सो दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। उसके बाद जैसे जो बाहर वाली जो लेयर थी, ये क्या करती है, अपनी शेप और सेल्स की शेप चेंज कर लेती है ताकि एडिशनल स्पर्म अंदर ना आए, ठीक है, अगर जो है फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक जो है जाइगोट बन गया, तो जाइगोट में डिविजन्स होंगे, आप देख पा रहे हैं सेल्स के डिवीजन मैंने बनाए हैं। ये सेल्स के डिवीजन कैसे कैसे होते हैं और डिवीजन के बाद क्या क्या चीजें उन्हें हम बोलते हैं। तो क्या होता है, पहले जाइगोट पूरा का पूरा जाइगोट डिवाइड करता है, कुछ भी नहीं बचता है, तो हम इस तरह के डिवीजन को बोलते हैं होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है, याद रखना। ह्यूमन की केस प्लास्टिक क्लीवेज होती है। पहले 2 सेल स्टेज आती है, 4 आती है, 8 टू 16 आती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरूला 18 सेल मोरूला कहा जाता है स्टेज। फिर इसके बाद आता है ब्लास्टोसिस्ट। मैं आपको ये बता रखा है ये वाला। देखो, अब ये जो पूरी वाली ए जो स्टेज ऐसी दिखती है आपको, यहाँ पे देखो एग सेल, यहाँ पे देखो बी वाला, यहाँ पे बी दिया हुआ है डिटेल में। तो ये बी सेल्स में फर्टिलाइजेशन हो रही है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, मोरूला 8 टू 16 सेल स्टेज। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट आता है, मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे कैसा होता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर, 2 लेयर आपको इसमें दिखाई दे रही है स्टूडेंट, मैं इसको ज़ूम कर देती हूँ थोड़ा-सा। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे छोटा-सा आपको ये दिख रहा है, ये देखो, ये एग्ज़ैक्टली यही स्ट्रक्चर है जो वहाँ पे इम्प्लांट कर रहा है यूट्रस के अंदर, मतलब ये धँस रहा होता है। इम्प्लांट मतलब इम्प्लांटेशन इसे हम बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट हो जाता है अंदर, कौन? ब्लास्टोसिस्ट। तो आपने याद रखना है कि ऐसा कौन-सा स्ट्रक्चर है जो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, दैट इज़ ब्लास्टोसिस्ट। फिर इसमें भी आगे डिविजन्स होते हैं और बहुत सारी सेल्स बनती है, और फिर धीरे-धीरे इससे क्या होता है, पूरी बॉडी बनना शुरू हो जाती है, हाथ-पाँव सारी चीज़ें बनना धीरे-धीरे शुरू होंगी। आपको याद रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि ये जो ये ऐसे ब्लास्टोसिस्ट है, इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है इसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और अंदर इसके इनर मास सेल्स होता है। याद रखना आपने, ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिस्ट में कन्फ्यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। ये लास्ट स्टेज होती है स्टूडेंट जब इम्प्लांटेशन होगी। अब देखो, यूट्रस के अंदर अगर इम्प्लांटेशन होगी तो अब क्या होगा, ग्रोथ ही होगी ना, ग्रोथ होगी बेबी की, धीरे धीरे बढ़ेगा, मदर बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशन किसके थ्रू लेगा, प्लेसेंटा के थ्रू, जिससे जो है पूरी न्यूट्रिशन जाएगी। प्लेसेंटा के थ्रू ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सारी जाती है उसको, ठीक है। अब देखो, अब जो प्लेसेंटा है इसको यहाँ पे स्टूडेंट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू एक्ट किया जाता है। याद रखना कैसा टिश्यू है ये, एंडोक्राइन टिश्यू होता है यहाँ पे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये जो प्लेसेंटा है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे कुछ एडिशनल हार्मोन जो है रिलीज, आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड हम बोलते हैं, तो एंडोक्राइन चीजें ऐसी होती हैं जो हार्मोन बनाती हैं। तो इट मीन्स प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन रिलीज करेगा, वो हार्मोन आपको ध्यान में रखने हैं। HCG एक हार्मोन, दूसरा है आपका HPL, इसके साथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये तो कॉमन है। ये है आपका ह्यूमन
कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ये है आपका ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। इसके साथ ये तीनों हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में बनेंगे, प्रेगनेंसी के अलावा नहीं बनते क्योंकि प्लेसेंटा तभी होता है। एक और हार्मोन स्टूडेंट पूछा भी गया है, रिलैक्सिन हार्मोन का नाम है। रिलैक्सिन हार्मोन भी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही बनता है, और ये हार्मोन प्लेसेंटा से नहीं बल्कि ये बनता है ओवरी से। ठीक है, याद रखना आपने, ओवरी से रिलैक्सिन हार्मोन बनता है, ना कि प्लेसेंटा से। तो 4 हार्मोन आपको ध्यान में रखने हैं। एक एचसी सॉरी एचसीजी है, एक है आपका एचपीएल और रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही रिलीज होंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है दोबारा दूसरे केसेस में नहीं बनते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जब एम्ब्रियो बन रहा है, मॉरूला वगैरह, तो उसके अंदर छोटी-छोटी सेल्स हैं, वो 2 सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं, 16 सेल स्टेज है, जो भी है। इसकी जो एक सेल होती है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? इनको स्टूडेंट नाम दिया गया होता है, दैट इज़ ब्लास्टोमेयर। ठीक है? इनको बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। तो ये वर्ड भी आपको ध्यान में रखना है कि ब्लास्टोमेयर क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर जैसे ही मॉरूला बना, इसके बाद मैंने बोला ब्लास्टोसिस्ट बना, तो अब क्या होगा? बॉडी बनना शुरू होगी। लेकिन बॉडी बनने से पहले सबसे पहले 3 लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। 3 लेयर्स का नाम स्टूडेंट आपको याद रखना है, एक्टोडर्म, फिर है आपकी मेसोडर्म, मतलब जब बॉडी बनती है ना अंदर वूम के अंदर, सबसे पहले 3 लेयर बनते हैं, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 लेयर बनती हैं। ये 3 लेयर जो है बनती है उन ऑर्गेनिज्म में, जो ऑर्गेनिज्म जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गेनिज्म उनको क्या बोलते हैं? हम यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ओके। और कुछ में 2 लेयर्स बनती हैं, उनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन 3 लेयर से ही आगे चल के पूरी बॉडी जो है हमारी बनती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे क्या होता है कि आपका जो पूरा बेबी की डेवलपमेंट रहती है ना, तो सबसे पहले जो है हार्ट बनता है। सबसे पहले हार्ट बनता है, फर्स्ट मंथ में बन जाता है। उसके बाद जो है लिम्स बनती हैं, लिम्स और डिजिट्स, जैसे लिम्स मतलब हाथ पाँव वाले पोर्शन बनते हैं अराउंड 12th वीक के अराउंड। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो जाता है, और ऑर्गन सिस्टम के साथ जो है जेनाइटल ऑर्गन भी बन जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन भी बनना शुरू हो जाते हैं। और 5th मंथ में लिखा हुआ है स्टूडेंट एनसीईआरटी में कि 5th मंथ है, उसमें जो है हेयर्स की अपीयरेंस बॉडी के ऊपर विजिबल हो जाती है। ठीक है, ये चीजें एनसीईआरटी में दिया हुआ। और एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है, आई की लिड्स, आई की जो पलके हैं हमारी और आई लैशेज हैं, वो बनना शुरू हो जाती हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हमें पता है, वैसे स्टूडेंट आरबीसीज जो होती है, रेड ब्लड सेल्स जो है, वो हमारी बॉडी में बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा बोन मैरो में बनती है। बट आरबीसीज जो एम्ब्रियो की हैं, जो बच्चा अंदर बन रहा है, उसकी आरबीसीज कहाँ बनती है? लीवर के अंदर बनती है स्टूडेंट। ये भी एक एडिशनल क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब बर्थ देगा, बेबी को बर्थ देंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म जो बर्थ देते हैं उनको हम वीवी पेरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वीवी पेरस ऑर्गेनिज्म। और जो है बच्चों को बर्थ नहीं देते, एग लेइंग होते हैं, उनको हम ओवी पेरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है फिनिश होता है आपका।